टॉपिक है उस टॉपिक, हाँ बोले। हाँ हाँ। जो एग्जाम्पल है ना, जैसे मैं अभी आपको अच्छा एक चीज बता देता हूँ, लो कुछ लिस्ट है जो आपको रटनी है। कौन कौन सी लिस्ट है मैं वो नाम बताता हूँ आपको। एक है पर्यायवाची, दूसरे हैं विलोम, तीसरे हैं मुहावरे और लोकोक्ति, चौथे आपको जो रटना है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इतना। फिर एक चीज आपकी आएगी इसमें, प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। इसके अलावा दो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, एक है, अच्छा इनके अलावा भी और चीजें हैं, एक पढ़ना है आपको शब्द युग्म। दो चीजें जो और हैं वो संधि और समास। अब इनके भी उदाहरण, अब ये उदाहरण आपको रटना नहीं है, इनको आपको जो मैंने पढ़ाया उस तरीके से समझना है, लेकिन देखना तो पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। अब ये चीजें जो हैं, इनसे आपके टोटल मैं बता दूं आपको कितने क्वेश्चन आना है, इन सब से मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद हो, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बोले तो एक पर्यायवाची आ जाएगा, उसके 3 पर्यायवाची आपको लिखना रहेंगे। कोई विलोम आ जाएगा, उसका विलोम बताना। तो इन सब से मिलके आना है वो क्वेश्चन 20। और 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं लिख के, जैसे पीएससी ने एक बार पूछ लिया, 5 शब्द दे दिए और कहा दिया कि इन सबके 3 3 पर्यायवाची लिखो। कितने नंबर में पूछा? सिर्फ वो 3 नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब ये जो है इनकी जो वोकेबलरी है, आप कोई भी हिंदी की बुक देखोगे उसमें मिल जाएगी। अगर उसकी समस्या आ रही है तो मैं खुद आपको आज ही सबकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैं लास्ट में तो देता, लेकिन अभी चूंकि पढ़ रहे हो तो आपको अभी दे दूंगा मैं। आज ग्रुप में आपको मिल जाएगी, शाम को या कल तक मिल जाएगी। ठीक है, सबकी लिस्ट, पर्यायवाची कितने रटना है, विलोम किसके, मुहावरों की, इनकी 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 सबकी लिस्ट दे दूंगा मैं आपको ग्रुप में। ठीक है। और ये रटना है आपको, वो इतने से सीमित नहीं है। जो मैंने आपको उदाहरण लिख दिए वो खत्म नहीं होगी इनकी कहानी। इनके लिए आपको कम से कम 500 पर्यायवाची रटना है, 1000 विलोम पढ़ना है, तो ये देखना पड़ेंगे। इस पर मेहनत थोड़ी सी आपको करना पड़ेगी। आप जिस बुक से पढ़ रहे होगे, लूसेंट है कोई भी है, उसमें मिल जाएगा, या फिर मैं भेजूंगा ही ग्रुप से, तो उनकी पीडीएफ निकाल लेना। बाकी मैं लास्ट में जो नोट्स आपकी पीडीएफ चल रही है, जहां खत्म हो जाएगी हिंदी, उसमें सारी जितने भी फाइलें हैं वो मर्ज करके वैसे भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्लियर है आपको जो जिसने पूछा था ऑनलाइन? हाँ, अपन चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो पढ़ना है आपके सिलेबस में, एक टॉपिक लिख रखा है, उस टॉपिक का नाम है वाक्य संरचना एवं प्रकार। सीधा लिखा है ऐसे ही, अगर आपने देखा हो। क्या लिखा है? वाक्य संरचना एवं उसके प्रकार, सीधा लिखा हुआ है। अब अपन इसको पढ़ना है। तो शुरू में जब मैंने पहली क्लास ली थी तब शायद आपको कुछ बताया था मैंने, वाक्य की परिभाषा बताई थी नहीं बताई? बोलो, तुम तो थे ही नहीं, कहाँ हाँ कर रहे हो? हाँ, मालूम है तो बताओ। गुड, यही सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है। क्या बोलेंगे? शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह। वो सार्थक जो शब्द है, ऑटोमेटिक उसमें ये हो गया कि अर्थ के साथ में। अर्थ है कि नहीं? सा अर्थ, मतलब उसका अर्थ भी क्या हो? सार्थक हो, जिसका निश्चित एक अर्थ निकलता हो, उसको आप क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और थोड़ी सी आप अगर अच्छी परिभाषा देखने चाहो तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, जिससे अपेक्षित अर्थ क्या होता हो, मतलब जो आप कहना चाहते हो वो अर्थ निकल जाए, उस क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या बोला मैंने? सार्थक शब्दों का
व्यवस्थित एवं व्यवस्थित भी हो और क्या हो साथ में उसमें क्रमबद्धता, क्रमबद्ध समूह, जिससे आप जो कहना चाहते हो वो अर्थ स्पष्ट हो जाए, जिससे अपेक्षित, अपेक्षित मतलब होता है चाया गया, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। क्लियर है? इसमें कोई समस्या किसी को बताओ। सार्थक शब्द हो, बोले तो अर्थ निकलना चाहिए उन शब्दों का। अब जैसे मैं लिख दूं कुछ भी, ये शब्द लिख दिया और कोई वाक्य बना दिया, इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? नकसला, सुना नहीं सुना? तो जो शब्द होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। नहीं तो आपने बोला कि आज हिंदी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये कोई व्यवस्थित नहीं है। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, ये व्यवस्थित है। क्रमबद्ध मतलब उनमें एक क्रमबद्ध लय होना चाहिए, समूह, जिससे आप जो कहना चाह रहे हो वो अर्थ निकल जाए, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। इसको क्या कहते हैं अपन? वाक्य कहती हैं। इसकी एक परिभाषा आपके जो हिंदी के महान व्याकरणाचार्य हैं, आप कई जगह उनके नाम सुनोगे, जैसे कामता प्रसाद गुरु। अच्छा एक बात, जैसे मान लो मैंने आपको मुहावरे पढ़ाए, मुहावरे की परिभाषा बताई थी और एग्जाम में लिखा हुआ आ गया कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मुहावरे की परिभाषा बताओ। वैसे तो नहीं आएगा लेकिन आ गया। क्या आ गया लिखा हुआ? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मुहावरे की परिभाषा बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो मैंने बताई है वही लिख देना है। क्लियर है? परिभाषा कोई अलग तो बताएंगे नहीं। हाँ हो सकता है कि शब्द जो हैं वो थोड़े से इतर बितर हो सकते हैं, तो आपको 3 ना सही कम से कम 2 नंबर तो वहां पर मिल जाएंगे। वो मैं इमरजेंसी वाली कंडीशन बता रहा हूँ आपको, जब इमरजेंसी हो। बाकी तो सारी चीजें क्लियर आपकी हो ही रही हैं। तो अपन ने ये देख लिया। इसकी कामता प्रसाद गुरु ने भी एक परिभाषा बताई है, वो भी सुन लो। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? क्या बोला मैंने? एक विचार पूर्णता से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को क्या बोला जाता है? वाक्य। मतलब आपका जो विचार था उसको पूर्ण रूप से व्यक्त कर दे, ऐसे शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये किसने बोला है? कामता प्रसाद गुरु ने। क्लियर है इसमें? अब होता है वाक्य के तत्व। तत्व मतलब समझते हो? एलिमेंट। तत्व मतलब होता है ऐसी चीजें जिनसे मिलकर वाक्य क्या होता है? बना होता है। बोले तो ये चीजें अगर वाक्य में नहीं होंगी तो वाक्य सही नहीं होगा। वो क्या क्या चीजें होती हैं उनको आप सुनो। एक होती है तत्व, जो है ये 6 तत्व हैं, इनको 6 को रट लेना आप। सीधा 3 नंबर में पूछा जा सकता है, वाक्य के तत्व लिखिए, या इस तत्व को आप गुण भी बोल सकते हैं कि वाक्य के गुण लिखिए। क्या गुण होते हैं? कितने तत्व होते हैं या गुण होते हैं? तो टोटल कितने याद रखना है आपको? 6। पहला क्या है? सार्थकता। बोले तो वाक्य में क्या होना चाहिए? सा। इसको तोड़ोगे तो कैसे निकलेगा? सा प्लस अर्थकता। बोले तो सा मतलब साथ में, अर्थ मतलब अर्थ के, उसका अर्थ होना चाहिए। एक बात। दूसरा योग्यता। बोले तो जो आप कहना चाह रहे हो वह कहने की उस वाक्य में योग्यता होना चाहिए। तीसरा निकटता। निकटता मतलब है कि जो शब्द हैं आपस में मेल खाते हों, वो होती है निकटता। क्या करते हो आपस में? मेल खाते हो, निकटता रखते हो। चौथा होता है पदक्रम। पदक्रम मतलब जो पद आ रहा है उसमें क्रमानुगत होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आज जाऊंगा मैं दिल्ली। तो इसमें पदक्रम है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। नहीं है। अगर इसमें ये होता कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये क्या होता? पदक्रम उसमें होता, पदों का क्रम। वो है एक वाक्य का तत्व। एक आपका है अन्वय और एक है आकांक्षा। पांचवा होता है आकांक्षा और एक होता है अन्वय। तो ये 6 क्या होगा इसके तत्व? किसके तत्व हैं 6? वाक्य के।
कौन कौन से हैं सुनो। सार्थकता, योग्यता, निकटता और पदक्रम, आकांक्षा और अन्वय। बस ये 6 तत्वों को आपको याद रखना है, बाकी के तत्व होते हैं। क्लियर है? अब वाक्य के प्रकार क्या देखना है अपन को, उसमें क्लियर लिखा है कि नहीं लिखा कि वाक्य के प्रकार, वाक्य संरचना। तो संरचना ये हो गई, परिभाषा हो गई, और ये संरचना बना रहे हैं मिलके नहीं बना रहे हैं उसकी, तो ये संरचना है। वाक्य, वाक्य के प्रकार, अपन अब प्रकार देखेंगे। तो जो वाक्य के प्रकारों को पढ़ने का तरीका है वो 2 आधारों पर बांटा गया है वाक्य को। एक है रचना के आधार पर, एक टाइप अपन किसके आधार पर पढ़ेंगे, रचना के, और दूसरा जो वाक्य का प्रकार है वो पढ़ा जाता है अर्थ के आधार पर। और ये सारे आपने शायद अभी तक सुने होंगे। अर्थ के आधार पर क्या बोला मैंने, वाक्य के प्रकार कितने तरह से पढ़ेंगे अपन, 2, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो सुनो। एक आपने सुना होगा सरल वाक्य, एक आपने सुना होगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपने सुना होगा मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं आपके, 3। कौन कौन से हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, 3 प्रकार के होते हैं। अगर सीधा पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताओ, कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्रित, खत्म। अगला जो आता है वो आता है किसके आधार पर वाक्य के प्रकार, किसके आधार पर, अर्थ। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं, भेद हैं, वो हैं 8 प्रकार के। वो अपन को एक एक करके देखना है। पहला होता है विधानवाचक, पहला क्या कहलाता है, विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक। चौथा है इच्छावाचक। पांचवा है विस्मयवाचक। अगला है, विधान हो गया, निषेध हो गया, प्रश्न हो गया, इच्छा हो गया, आज्ञावाचक। नेक्स्ट है, एक होता है संकेतवाचक। कौन सा होता है, एक और है, वो भेद और देख लो आप, संदेहवाचक। तो आपके टोटल कितने हो गए, 8। इतना क्लियर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं, 8। कौन कौन से, विधान, निषेध, प्रश्न, इच्छा, विस्मय, आज्ञा, संकेत और संदेह। ठीक है। जबकि रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है। अब अपन इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि सीधा लिखा है वाक्य के प्रकार, कोई सा भी उठा के आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। बताओ इच्छावाचक वाक्य से आप क्या समझते हो, संदेहवाचक वाक्य से आप क्या समझते हो। तो अब इनका पढ़ने का तरीका समझो आप, कि मान के चलो संयुक्त वाक्य पूछा, तो जब आपको 3 मार्कर में पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, एक उसकी परिभाषा लिखाएगी नहीं लिखाएगी, 3 पॉइंट करना है आपको, एक परिभाषा, दूसरा पॉइंट हमेशा लिखना भाई ये किसके आधार पर वाक्य का एक भेद है, रचना के आधार पर भेद है कि नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। और तीसरा क्या आएगा उसका, उदाहरण। उदाहरण आपको सब में डालना है, वो हमेशा फॉलो करना है। तो अपन सभी तरह के वाक्यों को समझते हैं। उन वाक्यों को समझने से पहले आप एक ये शब्द समझ लो, उपवाक्य। क्या है ये, क्या लिखा है, उपवाक्य। क्या होगा बताओ उपवाक्य,
अगर आप शब्द पे जाओ, उप मतलब होता है समीप, वाक्य मतलब वाक्य, तो कहें तो ये वाक्य का छोटा रूप होगा कि नहीं होगा? वाक्य अगर पूरा है तो उप मतलब होता है छोटा, उप मतलब छोटा, कहें तो ये वाक्य का छोटा रूप है। लेकिन कैसे, वो समझो। जब जैसे मैंने बोला आज मैं दिल्ली गया, और और किसका मैच देखोगे बताओ? आरसीबी वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का। अच्छा, सीएस, सीएस के लिखूं, काट दूं? बोलो काटूं क्या? लो, सीएस के लिख देता हूं। सीएसके का मैच देखा, ठीक है, ये लिखा गया। अब ये कहो तो ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन आप देख रहे होंगे आज मैं दिल्ली गया, ये भी अपने आप में एक वाक्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज मैं दिल्ली गया। आरसीबी और सीएसके का मैच देखा, ये भी अपने आप में एक वाक्य है कि नहीं है? तो जब एक वाक्य में एक से अधिक वाक्य हों तो उनको अपन कहने लगते हैं क्या? उपवाक्य। क्या बोला? हाँ, गुड। वो भी अभी आगे चीज आएगी, वो कहाँ पढ़ोगे आप? देख लो भाई, अपने आप पे आपको थोड़ा सा सोचने का विषय है ये। जब मिश्रित अपन पढ़ेंगे तब ये चीजें आएंगी अंदर की, ठीक है ये उपवाक्य। अभी अपन सिर्फ कहाँ तक सीमित है? उपवाक्य तक। उपवाक्य मतलब होता है कि जब, अच्छा एक और चीज, ये जो गया है ये क्रिया है कि नहीं है बताओ? गया क्रिया है। इसमें देखा क्रिया है कि नहीं है? देखना क्रिया होती है। इनको हिंदी की भाषा में बोलती हैं समापिका क्रियाएं। क्या बोला जाता है? समापिका क्रियाएं। तो इस वाक्य में आपको कितनी क्रियाएं मिली? दो। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो, वैसे तो समापिका क्रिया बोलते हैं उसको, जब किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रिया हो तो उसको अपन किस में बांट देते हैं? उपवाक्यों में। अगर एक क्रिया होती तो कितने वाक्य होते? एक वाक्य होता। जब दो क्रियाएं हैं तो कितने उपवाक्य हो गए? अब वाक्य नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? उपवाक्य। जब एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों, जैसे गया, देखा, तो वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है। यहां पर दो समापिका क्रियाएं हैं तो इसमें कितने उपवाक्य हैं? दो। अब उपवाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। आश्रित को अपन गौण भी बोलते हैं। कौन सा उपवाक्य बोला जाता है? गौण। बोले तो छोटा। अब मुख्य मतलब कि इस पर अगले की क्रिया डिपेंड होती है, उसको अपन इस रूप में समझते हैं। जैसे आज मैं दिल्ली गया, ये मुख्य क्रिया है कि नहीं है बताओ? अगर मैं दिल्ली नहीं जाता तो क्या ये मैच देखता? तो ये प्रधान वाक्य और ये क्या हो गया उसका? आश्रित। अगर मैं दिल्ली नहीं जाता तो ये वाला नहीं होता। इनसे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएंगे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, तो अपन अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? सरल वाक्य। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, बताओ अगर एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होंगी तो वहां क्या सरल वाक्य होगा? अगर एक से ज्यादा समापिका क्रियाएं हैं तो वह सरल वाक्य नहीं होगा। एक और चीज समझो, अच्छा दो चीजें और हैं वो मैं आपको बता नहीं पाया, इनको पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लो। वो है वाक्य के अंग। ये मैंने आपको नहीं बता पाया, इसको और समझो आप। क्या है? वाक्य के अंग। अंग मतलब समझते हो? जैसे मैं बोलूं कि शरीर के अंग, हाथ पैर, बोले तो जिनसे मिलकर शरीर बना होता है, वैसे ही वाक्य में कुछ क्या होते हैं? अंग होते हैं जिनसे मिलकर क्या बना होता है? वाक्य बना होता है। इसमें जो वाक्य होते हैं, जो अंग होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है, क्या होता है? एक होगा आपका
उद्देश्य, और दूसरा होगा विधेय। अब इसको समझो क्या है। उद्देश्य मतलब होता है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है वो कहलाता है क्या, उद्देश्य। जैसे मैंने आपको एक यहां लिखा, कुछ भी उदाहरण लिखा था आपको एक, आज मैं दिल्ली गया। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही, मेरे बारे में हो रही कि नहीं हो रही, स्वयं के बारे में। तो मैं यहां पर क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। ये बात, उद्देश्य मतलब होता है वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा है उसको बोलते हैं उद्देश्य। दूसरा होता है विधेय। विधेय मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। इसमें क्या कहा गया बताओ, दिल्ली गया, तो दिल्ली गया क्या हुआ, उसका विधेय हुआ। और मैं क्या हुआ यहां पर, उद्देश्य। तो क्या है उद्देश्य, मतलब वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती है उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ चर्चा की जाती है, बोले तो जो कुछ कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेय कहा जाता है। अब इसका उदाहरण समझो तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आत्मा अमर है, तो इसमें क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है, बताओ। ठीक है, तो आत्मा क्या हुई आपकी, आत्मा जो है, आत्मा के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही, तो आत्मा आपका उद्देश्य है। और सामने लिखा है अमर है, तो अमर है आपका क्या हुआ, विधेय। क्लियर है। और उदाहरण देखो आप, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है विधेय। समझ में आ गया। ये बहुत जनरल चीज है, इसको याद रख लेना। एक विधेय, जो वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरे विधेय। उद्देश्य मतलब वाक्य में जिस वस्तु व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। विधेय मतलब, ये सही बोला ना अभी, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है उसको उद्देश्य। और विधेय मतलब जो कुछ चर्चा की जाती है, मतलब जो कुछ बोला जाएगा उसके बारे में, वो विधेय होगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कहाँ, जो अपन जहां से गए थे। क्या देख रहे थे अपन, सरल वाक्य। सरल वाक्य मतलब होता है जिसमें समापिका क्रिया भी एक होती है, या बोले तो जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सरल वाक्य। इसकी परिभाषा बहुत सरल है, सरल है तो सरल ही होगी। जिस वाक्य में केवल, गुड, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अच्छा, जो क्रिया है वो विधेय में ही शामिल होती है कि नहीं होती, बताओ। क्रिया जो है वो विधेय में शामिल हो गई कि नहीं हो गई, आपने यहां देखा। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया, सॉरी, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आराम से, अब इनको, वाह बेटा वाह। सुनो, अब इसका थोड़ा सा आप इस पे आए हो तो तुम्हें पानी पीने में ठसका लिखा है, इसकी एक कहानी बताता हूं मैं आपको। आप बायोलॉजी पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़ी है। तो आपकी जो नलियां होती हैं वो दो नली होती हैं जब खाना खाते हो। एक तो खाना जाता है जिस नली से उसको बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप होता है, वो पूरा टोटल कहलाता है ईसोफेगस, याद रखो। दूसरी जिससे वायु जाती है, क्या होती है वो, विंड होती है, क्या बोलते हैं उसको, श्वास नली होती है, ट्रैकिया। ठीक है, तो ईसोफेगस और जो ट्रैकिया है वो दोनों अलग होती हैं, लेकिन आपका ऑक्सीजन जो सांस लोगे वो तो मुंह में से ही जाती है दोनों में।
तो कहीं ऐसा एक सिस्टम होगा कि जहां से भाई सांस उनको पता चलता होगा कि ऑक्सीजन आई है, तो ऑक्सीजन वाली नली में जाने दो। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ये श्वास नली, और यहाँ लिख दिया आहार नली, बोले तो ईसोफेगस, लिख दी। अब आपके पास कैसे पता चलता होगा भाई खाना आया है कि वायु आई है? तो वो सिस्टम होता है, दिमाग को पता रहता है, वो काम करता है। यहाँ पर एक ढक्कन होता है। अच्छा हाँ ठीक है, एक ढक्कन होता है, ग्लॉट, वो एग्जैक्ट नाम नहीं है, लेकिन वो ढक्कन लगा रहता है इन दोनों के ऊपर, जो क्या करता है, इस चीज को मेंटेन करता है कि कब वायु आएगी तो किधर जाने देना है, और खाना आएगा तो किधर जाने देना है। अब आप कभी क्या कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, खाते हो खाना, और खाना खाने खाते खाते आपको कभी लग जाता है ठसका, वो खाना ऊपर की ओर निकलता है, तो आप कहते हो कोई याद कर रहा है मुझे, ऐसे बोला जाता है। ऐसा नहीं होता, वो उल्टा होता है। जब आप खाना खाते हो, खाना के टाइम पे दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि ग्लोटेक्स वाला काम करे और उस खाने को कहाँ भेजे, आहार नली में। लेकिन आप खाना खाते खाते आप किसी दूसरे को याद करने लगते हो, दूसरे को या दूसरी को, जिसको भी, तो याद करने लगते हो। उस याद के दौरान आपका दिमाग हो जाता है सुन, तो ये जो ढक्कन था वो काम करना बंद कर देता है। अब जो खाना होता है, वो खाना जाना था आहार नली में, लेकिन वो चला कहाँ गया, श्वास नली में। अब नीचे से फेफड़े देखते हैं, भाई साहब गलत आ रहे हो तुम, फेफड़े नीचे से आपको धक्का देंगे, खाना में धक्का देते हैं और खाना निकलता है फिर बाहर, और आपको आते हैं ठसका। तो जब भी कभी खाना खाने में ठसका लगे, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई आपको याद कर रहा है या कर रही है। इसका ये मतलब है कि आप खाना खाने के दौरान आपका ध्यान भटका चुके हो और किसी दूसरे को याद कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ वापस। इसीलिए आती है, जो मैंने साइंटिफिक यही है, वो तो जोड़ के बताया, साइंटिफिक यही है। खाना आपका आहार नली की जगह किस में जाने लगता है, श्वास नली में। तो आपका शरीर का सिस्टम है कि वो नहीं झेल सकता, श्वास नली में चला गया तो फेफड़े ब्लॉक नहीं हो जाएंगे, तो वो श्वास नली वापस लौटा देती है उस खाने को। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिखोगे बताओ, यह रचना के आधार पर वाक्य का एक भेद है कि नहीं है, है। तीसरा क्या लिखोगे इसका, तो सरल वाक्य के मुझे उदाहरण शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सिंपल से उदाहरण आप बता दो, जो मैंने आपको अभी लिखा है, जैसे आत्मा अमर है, घोड़ा दौड़ रहा है, बताओ एक ही है कि नहीं है सरल, हाथी चल रहे हैं, ठीक है, और बता दो, बताओ। तुम खाना खाते हो, भाई एक व्यक्ति बोल रहा है मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर खाना सब खाते हैं, सही है, बाकी लिख सकते हो वही, ठीक है। तो मैं पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ, सब लिख दो। लेकिन कोशिश करना अपन उदाहरण जब लिखें तो कैसा लिखें, अच्छा लिखें। जैसे मैं खाना खाता हूँ जनरल हो जाएगा, मैं पानी पीता हूँ ये भी हो गया, क्या लिखो, आत्मा अमर है। थोड़ा सा आपके जो नॉलेज को है वो दर्शा देती है। लगता होगा आपको ये छोटी चीजें हैं कि सर कोई भी लिखो उदाहरण तो उदाहरण, लेकिन फिर भी सामने वाले के दिमाग में तो घर करती हैं चीजें, आप अगर अच्छी भाषा अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो तो। हो गया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सरल है कि नहीं है, ईश्वर एक है, ठीक है, सही है, सरल है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हाँ हाँ बोलें, ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ ना बोल के उसको महाकाव्य बोलो, ज्यादा सही है, रामायण एक महाकाव्य है, ठीक है। हो गया सरल वाक्य। दूसरा अपन आ जाएंगे किस पर, संयुक्त वाक्य। एक नहीं होगा, एक है तो फिर एक या एक से अधिक गलत बोल रहे हो, एक हुआ तो क्या हो गया वो, सरल। तो बोलो दो या दो से अधिक, हाँ बोलो सही बोल रहे हो। ठीक, समझो, मैंने जो सरल वाक्य बताया ये एक समापिका क्रिया थी, एक विधेय एक उद्देश्य था। अगर मैं
दो सरल वाक्य को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, तो वो क्या बन गया उसका, अगर इसको देखोगे संयुक्त मतलब जोड़, ज्वाइंट, किसका ज्वाइंट, इसका ज्वाइंट। ठीक है, जहां दो या दो से, अच्छा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, संयुक्त में कितने ही, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन दो से क्या होना चाहिए, मतलब दो होना चाहिए मिनिमम, दो अधिक कितने भी, तो अपन क्या लिखेंगे, दो या दो से सरल वाक्य अब किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, वो तो किससे जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं योजक, किसके साथ जुड़े हों, योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। अब योजक क्या होते हैं तो समझो, योजक मतलब और, या, क्योंकि, ये सारे शब्द कैसे हैं, योजक शब्द कहलाते हैं, जो जोड़ते हैं वाक्यों को, जोड़ता है कि नहीं जोड़ता। आज मैं दिल्ली गया और आरसीबी सीएसके का मैच देखा, तो दो वाक्यों को जोड़ा नहीं जोड़ा इसने, इनको बोलते हैं अपन योजक। क्योंकि आज मैं कोचिंग नहीं आया क्योंकि पानी गिर रहा था, ठीक है, किंतु भी आ सकता है, अकेले ये नहीं है, मैंने तीन नहीं लिखे, आदि आएगा इनमें, जब भी लिखोगे आप बहुत सारे होते हैं योजक, या भी आ सकता है, तो ये सारी चीजें आपका योजक कहलाते हैं। तो अब परिभाषा डबल से सुनो, संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजकों द्वारा बना हुआ वाक्य क्या कहलाता है, जोड़कर योजकों द्वारा बना हुआ वाक्य क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। एक बार और सुन लो, जिस वाक्य में क्या हो, दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों, या बोले योजकों द्वारा जुड़े हों, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये आपकी एक हो गई परिभाषा। अब वो योजक चिन्ह कौन कौन से होंगे, चाहो तो दूसरे पॉइंट में वो बता दो, योजक कौन कौन हो सकता है, और हो सकता है, या हो सकता है, किंतु हो सकता है, लेकिन हो सकता है, वो लेकिन किंतु परंतु सब एक ही है, और, या, किंतु, लेकिन, क्योंकि, तो ये सारे इसमें हो सकते हैं आदि, योजक और, या, किंतु, लेकिन, क्योंकि आदि होते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट ये लिख दोगे। तीसरा अब अपन इसका क्या बताएंगे, बताओ, उदाहरण बताओ, उदाहरण कोई भी एक दो तो मैंने बोल दिए, अब आप बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों ने बोला है रात खत्म हुई और उजाला होने लगा, सही है कि गलत है बताओ, सही है, और बताओ। बिल्कुल सही है, मैं बाजार गई और मैंने फल खरीदे, बिल्कुल सही है, और बताओ। बोलो भाई। हाँ, एक बार और बोलना जो ऑनलाइन वालों ने बोला था, एक बार और रिपीट करना, मैं सुन नहीं पाया थोड़ा। ठीक है, सही है। इधर 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 आओ बेटा, इधर आओ, बात नहीं, हो गया, सबको क्लियर है ये, और, या, पर, हाँ मैं भी बता देता हूँ भाई, एक दो, मैं भी, मेरा भी मौका है ना बताने का। पहला है प्रिय बोलो पर झूठ नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा, पर भी आ सकता है, तो आप चाहो तो इसमें प्रिय मतलब होता है मीठा, चाहो मीठा लिख दो, मीठा बोलो पर झूठ नहीं। और सुन लो, मैंने मेहनत की और पुस्तक बेहतर बेहतर बन गई, या ऐसे करो, मैंने मेहनत की और परीक्षा पास कर ली, ऐसे भी कर सकते हो। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, कर दोगे। और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब जोड़ के योजकों के द्वारा क्या हो जाता है, आपका संयुक्त वाक्य बनता है। अभी तक तो आपको सरल लग रहा होगा, सरल तो सरल था ही, संयुक्त अभी तक सरल है, अब कठिन होगा, क्यों, वो कठिन बनाएगा ये तीसरा वाला। अब
नहीं बोलते बेटा, गलत हो गया। हाँ, देखो पिछला वाला जो था, जो पिछला था वो भी एक तरह से मिश्रित वाक्य था, ठीक है, मिक्स थे कि नहीं थे दो। लेकिन इसमें जो थी बात वो ये थी कि संयुक्त वाक्य जब होगा, दोनों उपवाक्य, दो उपवाक्य थे कि नहीं थे। मैंने एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने लिखा मैंने मेहनत की और परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उत्तीर्ण की। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये भी मैंने मेहनत की, ये भी एक वाक्य उपवाक्य हो गया, परीक्षा उत्तीर्ण की ये भी उपवाक्य हो गया। अब इसमें आपको मुझे ये बताओ, कोई छोटा बड़ा वाक्य लग रहा है? बोले तो किसी पे कम फोकस लग रहा है क्या? मेहनत करना अपने आप में एक वाक्य है कि नहीं है? परीक्षा पास करना, उत्तीर्ण करना अपने आप में एक वाक्य है। दोनों ही बोले तो मुख्य वाक्य हैं, ये भी मुख्य है ये भी मुख्य है। कोई गौण लग रहा है क्या आपको? नहीं होता। लेकिन समस्या यहां आती है, जो मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य में एक आपका मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उस पर क्या होगा, आश्रित वाक्य होगा। है तो वाक्य, तो अब जब वाक्य के अंदर वाक्य होता है तो तब उसको वाक्य ना पढ़ के क्या पढ़ा जाता है, उपवाक्य पढ़ा जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब किसी वाक्य में क्या हो, जब किसी वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, क्या हो, एक मुख्य उपवाक्य होगा, और अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं गौण उपवाक्य, और अन्य आश्रित उपवाक्य हों। समझ में आया नहीं आ पाए? ये एक वाक्य जो होगा वो क्या होगा, मुख्य होगा, जिस पर सारी अगली चीजें क्या करेंगी, निर्भर होंगी। आश्रित मतलब क्या होता है कि अगर ये वाक्य नहीं होता उसमें तो इनके होने का कोई महत्व था ही नहीं। हाँ, तो मैं दिल्ली नहीं जाता तो मैच नहीं देख पाता। वैसे अगर इसमें देखो, मैंने मेहनत की और परीक्षा उत्तीर्ण की, अब मैंने मेहनत की हो गया, आप मेहनत नहीं करो तो दूसरा उत्तीर्ण नहीं करेगा क्या, कर लेगा। तो वो इस तरह की कंडीशन है। जब इसमें होगा तो इसमें अन्य आश्रित जो हैं वो इसके होने पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो मुख्य, जिस वाक्य में एक क्या हो, मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। क्लियर है? अब इसमें जो आता है, इसकी पहचान की बात करें, कौन कौन से शब्द आपको बीच में मिलेंगे वो समझो। इसमें वो शब्द होते हैं जो शर्त को दर्शाते हैं। शर्त मतलब समझते हो आप, कंडीशन। तो जो शब्द है वो कंडीशन को दर्शाता है। उदाहरण से देखो, मैंने सहायता की तो तुम नदी पार कर पाए। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। मैंने सहायता की तो तुम नदी पार कर पाए। तो जो तो है वो कंडीशन को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा, एक शर्त को। मैंने सहायता की तो कर पाए, मैं सहायता करता तो क्या, हाँ तब भी हो सकता है। मैंने सहायता की तो आप नदी पार कर पाए, तो एक शर्त को दर्शा रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें मुख्य उपवाक्य क्या हुआ, मैंने सहायता की, ठीक है। बाकी जो नदी पार करना उस पर क्या हो गया, आश्रित हो गया। इस तरह से रहेगा। इनकी पहचान क्या क्या रहेगी उनको समझो। एक आ सकता है इसमें तो, जो, जैसा और यद्यपि। यद्यपि भी कंडीशन को दर्शाता है, ठीक है। यदि भी हो सकता है, यद्यपि, यदि। ये सारे शब्द से जो शब्द वाक्य जुड़े होंगे वहां पर कौन सा वाक्य मिलेगा आपको, मिश्रित। इसमें आपको पहचान क्या मिली थी, जो योजक थे, और, या, किंतु, लेकिन, क्योंकि आदि। तो ये जहां मिले वहां पर क्या होगा आपका, संयुक्त होगा। और जहां पर आप क्या मिले,
तो मिले, जो मिले, जैसा मिले, यद्यपि मिले, यदि मिले, तो कौन सा होगा? मिश्रित। ठीक है, कंडीशन होती है, शर्त होगी। पहला जो होगा वो मुख्य वाक्य हो, उपवाक्य होगा, उस पर अगला वाला जो होगा वो आश्रित होगा। अब इसके उदाहरण देख लो आप मिश्रित का। ऐसा लगता है कि भी आ सकता है, अच्छा इसमें जैसे ये नहीं लिखा मैंने कि, ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी की जो है वो भी किसको दर्शाएगा? आपका किस वाले वाक्य को दर्शाएगा? मिश्रित को। मैं जानता हूं कि तुम पढ़ रहे, सॉरी, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। मैं जानता हूं ये इस वाक्य का मुख्य है, तुम पढ़ नहीं रहे हो वो क्या है? उस पर आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। तो ये क्या होता है आपका? मिश्रित। बाकी देखो कंडीशन सीधी सी ये है, क्या है? सरल संयुक्त मिश्रित। 3 है, परिभाषा आपको याद हो ही जाएगी, 3 नंबर में आएगा तो लिखाओगे। क्लियर है? खत्म। अगला जो अब आपके 8 प्रकार बचे हैं उनको अपन एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं, उनमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब जो अभी तक देखे वो किसके आधार पर थे? रचना के आधार पर। अब जो आ रहा है वो किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। पहला होता है कौन सा? देखो 3 ही पॉइंट आपको लिखना है, एक में क्या रहेगी उसकी परिभाषा, और दूसरा पॉइंट सबके लिए कॉमन, सबके लिए 8 के 8 के लिए क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होगा? यह अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है। होगा नहीं होगा? तो सब में यही पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? यह कोई भी आ जाए, विधान आ जाए, निषेध आ जाए, इच्छा आ जाए, संदेह आ जाए, कुछ भी, यह अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है। ठीक है, तो ये तो इसका रहा। अब विधानवाचक जो होता है क्या होता है उसको समझो। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, क्या बोला मैंने? मैं पढ़ नहीं रहा हूं। ये कौन सा वाक्य है बताओ अर्थ के आधार पर? नकारात्मक वाक्य कुछ होता नहीं है हिंदी में। हाँ, उसको अपन क्या बोलेंगे? इनमें से एक है। तो कौन सा है वो? नकारात्मक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? निषेध। निषेध मतलब होता है जहां काम ना होने की कंडीशन हो। कौन सी कंडीशन हो? क्रिया ना होने की स्थिति हो, वहां क्या कहलाता है? निषेध। अब मैं आपसे बोलूं कि जो विधानवाचक होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका? निषेध का। तो आप क्या बोलोगे? क्या परिभाषा बोलोगे बताओ? पहले मैं अगर निषेध की आपसे परिभाषा बताऊं तो निषेध की परिभाषा है कि जहां क्रिया ना होने की स्थिति हो वहां निषेध सूचक या निषेधवाचक होता है। तो विधानवाचक की परिभाषा क्या होगी? कोई भी बोले। हाँ, वो पढ़ रहा हूं, परिभाषा क्या होगी? क्या होगी परिभाषा? जिन वाक्यों में क्रिया होने का बोध हो वो क्या कहलाएंगे? भाई अगर क्रिया ना होने का हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? मैं पढ़ नहीं रहा, तो अगर मैं बोलूं मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ना जो है क्रिया है, होने का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिन वाक्यों में क्रिया होने का बोध होता है उनको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इतना ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है? अगर आप अगला निषेध पे आओगे तो क्या बोलोगे? जिन वाक्यों में क्रिया ना होने का बोध होता है उनको क्या बोलते हैं? निषेधवाचक बोलते हैं। कोई समस्या बताओ इसमें? तो जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का बोध होता है उनको क्या बोलते हैं अपन? क्रिया कर भी सकते हैं और क्रिया हो भी सकती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्रिया करना है कि नहीं है? पढ़ना एक क्रिया करना है, और क्रिया होना जैसे वर्षा हो रही है, ये क्रिया होना है। आप वर्षा कराते हो क्या? नहीं कराते। तो क्रिया होने का भी हो सकता है और क्रिया करने का भी। नहीं होने का नहीं। तुम समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिया दो तरह की होती है देखो।
एक आप उसे करते हो, तो क्रिया करने, और दूसरा बोला मैंने होने। जैसे करने का है, मैंने आज आम खाया, तो भाई ये क्रिया की आपने, आपने खाया होगा तभी तो खा पाए। जबकि होने से मतलब है कि जब ऑटोमेटिक हो, वर्षा हो रही है, तो इसमें क्रिया की क्या किसी ने, ये होने वाली कंडीशन है। तो जहां क्रिया होने या करने की बोध, करने का बोध होता है, वहां पर विधानवाचक होता है। यह अर्थ के आधार पर एक क्या है, वाक्य का भेद है। इसके उदाहरण शायद ही मुझे आपको बताने की जरूरत है। कुछ भी, वर्षा हो रही है, और बताओ, मैं पढ़ रहा हूं, बच्चे वर्षा में नहा रहे हैं, और बताओ, बोलो ऑनलाइन वाले। नहीं बोला जाता, ऐसा मत बोलना यार, ऐसा उदाहरण मत लिखना। हाँ हाँ बोले। कुछ में भी कुछ भी लिख सकते हो आप। हम्म। हाँ अच्छा, एक और बात, फ्यूचर वाली बात आप ऐसे मत कर देना कि उसमें कंडीशन लग जाए। जैसे मैं बोल सकता हूं कि शायद आज वर्षा हो, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन इसमें शायद लगा है, संदेह है, तो वो संदेह जो है वो विधानवाचक नहीं बचेगा। वो कौन सा वाचक आ जाएगा, उसमें डाउट आ गया कि नहीं आ गया, तो संदेह है। संदेह, हो सकता है आज मैं आम खाऊं, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें विधान नहीं बचेगा। क्या कौन सा आ जाएगा, हो सकता है, हो सकता है ना भी खाऊं। हाँ, हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो आप, ये विधानवाचक हो गया, किसी को कोई समस्या इसमें। उदाहरण आपने देख ही लिए, वर्षा हो रही है, मनीष हिंदी पढ़ रहा है। ऑनलाइन ले रहा है मनीष भाई क्लास आप, है ना कोई ऑनलाइन में मनीष? हाँ हाँ, तुम ही हो, तुम्हारा नाम भी है, एक और बोल रहे हैं कि उनका भी है। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है। और एक और व्यक्ति है जो बाद में ऑफलाइन ले मतलब ऑनलाइन लेता है, उसका नाम भी मनीष है। वो व्यक्ति मुझसे आज कहता है कि मैंने 40 मिनट पहली क्लास देखी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने 40 मिनट बर्बाद कर दिए। मैं इनके मत पढ़ो, तुम हिंदी पढ़ के ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने ना पढ़ के 200 नंबर बर्बाद कर दिए। पता है, पहली क्लास जो है वो बाकी क्लासों की जड़ है। अगर आपको पहली क्लास समझ में आ गई, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो आपको हो सकता है वो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत सरल हो गई होंगी, चाहे वो संधि हो, समास हो। आज की क्लास में भी उनकी यूज है कि नहीं है बताओ? वर्ण, शब्द, वाक्य मैंने तब बताए थे नहीं बताए थे आपको? पद, पदबंध बताया था, पदबंध अभी भी आएगा आपको। तो उस व्यक्ति का नाम भी मनीषी है। अच्छा, वो अब आज की क्लास भी देखेगा भविष्य में जाके, तो वो कहेगा कि मेरी बुराई की गई थी। विधानवाचक परिभाषा देख ली आपने, अगला देखेगा, नहीं, निषेधवाचक। रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ऐसा नहीं था, वो बस मजाक स्वरूप बोला जा रहा था, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं बताई थी ना मैंने आपको जो सिलेबस से लिंक हो रही हो 40 मिनट तक शुरू के, उस रूप में। निषेधवाचक हो गए यहां तक। चलें अपन, निषेध मतलब क्या होता है, ना। तो जिन वाक्य में क्रिया ना होने का बोध होता है, वहां पर कौन सा होता है, निषेधवाचक। क्या लिखोगे आप इसमें, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है। तीसरा इसका क्या बताओगे, उदाहरण। जैसे मनीष पढ़ रहा है, अब इसी को मैं कर दूं, मनीष पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो कर दो उसको ही। और मैंने खाना नहीं खाया है। और अच्छे उदाहरण आप इसमें कर सकते हो, बाकी सरल है, आप आसानी से इसके बना लोगे। जिसमें क्रिया ना होने का बोध हो वो क्या होगा, निषेधवाचक। अगले पे चलो आप, नेक्स्ट है चौथा, प्रश्नवाचक। क्या होगा बताओ इसकी परिभाषा? प्रश्न पूछने का बोध, बोध शब्द याद रखना आप, तो जो लिखा है उसको जोड़ देना। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता, अच्छा याद रखना, जब परिभाषा लिख रहे हो तो थोड़े से शब्दों का
उचित शब्दों का प्रयोग करना, नहीं तो आप इसकी ऐसा वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछने जैसी स्थिति निर्मित, मतलब अब वो तो सही हो ही जाता है, आप चाह के भी जब आप सही बोलने लगते हो तो ज्यादा गलत बोला नहीं जाता। तो कोशिश करना कि उचित शब्दों का वहां पर प्रयोग हो। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्लियर है। दूसरा पॉइंट सबका सदाबहार है, ये अर्थ के आधार पर क्या है, एक भेद है। तीसरा इसका उदाहरण, तो क्या मनीष पढ़ रहा है, ठीक है, क्या मनीष आज की क्लास देख रहा है, और भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बताओ, क्या हम घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल आप आज्ञा मांग रहे हो, प्रश्न भी पूछ रहे हो। क्या वर्षा हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक। हाँ हाँ बोले, बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ नहीं, ये उदाहरण नहीं है लेकिन इसका, ठीक है। एक उदाहरण आया, कुछ नहीं सर, ये उदाहरण नहीं है। चलें आगे। अगला जो आपका आएगा उसका, हाँ हाँ मैं समझ गया, आप मेरे कहने का अर्थ नहीं समझ पाए। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक मतलब क्या होता है, जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना भी हो सकती है। अच्छा, दोनों तरीका है। आज्ञा जो होती है, आज्ञा एक तरह का आदेश देना होता है, मेरी आज्ञा है, सुना होगा आपने। तो आज्ञा, जिन वाक्यों से प्रार्थना स्वरूप भी बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, एक समय ऐसे आता है, जैसे आज अभी तक की जो एज होती है हम सबकी, वो माता पिता की हम आज्ञा मानते हैं। और एक समय ऐसा आता है आज के समय में, जो वर्तमान सामाजिक परिवेश चल रहा है, कि माता पिता को आज्ञा न देकर एक तरह से प्रार्थना करना पड़ता है अपने बच्चों से, वो भी आज्ञावाचक तरह का ही होता है, ठीक है। तो इसमें प्रार्थना भी होती है। आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, किस किस का, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो। शुरू में क्या लगाना है आपको, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, आज्ञा, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वो दूसरा पॉइंट वही लिखोगे, इसका उदाहरण देखो, बाजार जाकर फल ले आओ, ठीक है, बाजार जाकर, हाँ तो आदेश ही तो है, तो ये आदेश नहीं दिख रहा, आदेश। और किसी को जब काम कराना होता है, ठीक है, जिनको काम, हम्म, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें से तो कुछ भी नहीं है उदाहरण। हाँ, मैंने जो आज आपको पढ़ाया वो आपको कल पढ़ के आना है, तो ये मेरा क्या है, एक तरह का उपदेश है, आदेश भी समझ सकते हो। अब ये इस बात को समझो, आप प्रार्थना कैसे हो सकती है, समझो, बाजार जाकर फल ले आओ, रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी बोलता है, कभी कभी बोला है, नहीं सुना आपने। एक मैं आपसे बोलूं जाओ पानी ले आओ, अरे यार पानी ले आओ यार, है कि नहीं है, आदेश तरह का, लेकिन वो रिक्वेस्ट प्रार्थना के फॉर्म में बोला गया, नहीं गया, ठीक है, नहीं सुना तुमने अभी। हाँ वो बॉटल दे दो। तो ये शब्द के ऊपर निर्भर करता है, तो आदेश भी हो सकता है, और प्रार्थना भी हो सकती है, उपदेश भी हो सकता है, आज्ञा भी हो सकती है, वहां आज्ञावाचक होता है। तो चार शब्द के लिए याद करना, जिन वाक्यों में आपको क्या हो, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना और उपदेश का बोध हो, वहां पर अगला, संदेहवाचक। संदेह मतलब क्या होता है, संदेह मतलब डाउट,
क्या होगा बताओ इसमें? जिन वाक्यों से या तो संदेह हो या संभावना, संभावना भी डाउट होती है कि कुछ संभावना हो सकती है, डाउट है लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है उनको, उनमें कौन सा वाक्य होता है? कौन सा होगा? संदेहवाचक वाक्य होता है। उदाहरण समझो, शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद अपन घूमने जाएं। तो ये मत लिखना, क्योंकि आप अपने आप पे डाउटफुल नहीं हो सकते। ऐसी चीजों पे डाउट करना जो ईश्वर की देन है। समझ में आया? दूसरा लिखो, ये ऐसा भी मत लिख देना अपने ऊपर श्योर नहीं हो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। रिजल्ट आ गया तुम्हारा, तुम्हारा रिजल्ट 11th का रिजल्ट आया कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ, तो अब तुम डाउट में हो कि तुम पास होगे कि नहीं होगे। हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। संदेहवाचक समझ में आ गया? शायद लग सकता है, हो सकता है, हो सकता है आज मैं आपको, या हो सकता है कल की आपकी छुट्टी रहे। ठीक है, तो क्या हो सकता है इस तरह से। बाकी कल के लिए आप निश्चिंत रहना, कल क्लास से छुट्टी नहीं है, मैं बोला अकेला के हो सकता है कल की छुट्टी हो। क्लियर है? संदेहवाचक सरल है। अगले पे चलो आप, विस्मयादि बोधक। ज्यादा समय न लगाते हुए इन पे अपन खत्म करें। कौन सा है? तो ये तो आपको वो भी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? चिन्ह पढ़ा था, नहीं पढ़ा? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक, बोधक ना बोल के इसको वाचक लिखना। विस्मयादि वाचक वाक्य क्या होगा बताओ? जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव व्यक्त हों या आदि का बोध हो, वहां पर कौन सा वाक्य होगा? विस्मय आदि बोधक। और इनको दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय आदि बोधक सूचक का। ठीक है, तो जिन वाक्यों में किसका हो आपको? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ईर्ष्या, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, इतने भी लिखोगे चलेगा। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उनको क्या बोलते हैं अपन? विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, बताओ कल जो मैंने उदाहरण आपको बताए थे। वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, इस बात पे भी। अगला, वह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, और बताओ, हाय क्या अनर्थ हो गया। सुना होगा आपने, हाय भी हो सकती है, हाय क्या, यह क्या अनर्थ हो गया। कुछ भी आप इनके इस तरह की कर सकते हो जहां पर क्या प्रदर्शन हो? घृणा, शोक, हर्ष। अच्छा, जब भी लिखो तो वो याद रखना, आप कैसे लिखोगे? वह लिखोगे तो ये, हाय लिखोगे तो ये। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक। अगला है इच्छावाचक। कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। क्या होगा बताओ? इच्छावाचक में क्या रहेगी आपकी? इच्छा रहेगी। इच्छा आपकी आशीष भी हो सकता है, नहीं हो सकता? ईश्वर आपका भला करे, ये आपकी इच्छा भी है, ये आपका एक तरह का आशीष भी है। शुभ कामना भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। ईश्वर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करे। ठीक है, तो इनमें क्या क्या होती है इच्छावाचक में आपकी? आशीष, इच्छा और शुभ कामनाएं क्या व्यक्त हो? आशीष व्यक्त हो सकता है, इच्छा व्यक्त हो सकती है, या शुभ कामनाएं व्यक्त हो सकती हैं। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभ कामना व्यक्त होती है उनमें क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य होते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। है नहीं है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। ठीक है, तो जो आपने धार्मिक धारावाहिक नाटक देखे होंगे उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब भी कभी विदाई होती है दो पात्रों की,
तो इस तरह के शब्द लास्ट में बोले जाते हैं जब भी वो जाएंगे, विदा लेंगे। खुदा तुम्हें सलामत रखे, बस ऐसा लिखना मत, क्योंकि ये उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, तो वो कहेगा मेरी दरख्वास्त है, वहां लिख देगा नीचे दरख्वास्त है, हिंदी के पेपर में उर्दू का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो शब्द भी आपको हिंदी के डालना है हिंदी में। चलें आगे। ये आपका कौन सा हो गया? इच्छावाचक। संकेतवाचक अंतिम है। संकेतवाचक, बताओ संकेतवाचक क्या होगा? संकेत मतलब समझते हो? संकेत मतलब होता है शर्त। तो जिन वाक्यों से संकेत अथवा शर्त का बोध होता हो, वहां क्या होगा? किसका बोध होता हो? शर्त। शर्त मतलब समझते हो? कंडीशन। तो जिन वाक्यों से आपका शर्त अथवा संकेत का बोध होता हो, वहां पर संकेतवाचक होता है। इसमें एक चीज होती है, इसकी एक विशेषता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। क्या बोला मैंने? एक क्रिया क्या होगी? दूसरी क्रिया पर। बोले तो एक शर्त पूरी होगी तभी दूसरा काम हो पाएगा। वहां पर कौन सा होगा? संकेतवाचक। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अगर ये दूसरी वाली क्रिया नहीं होगी तो ये वाली क्रिया भी नहीं होगी। निर्भरता होती है परस्पर, वो शर्त होती है। बोले तो एक शर्त पास होगी तभी दूसरा काम हो पाएगा। तो जिन वाक्यों से शर्त संकेत का बोध होता है उनको संकेतवाचक कहते हैं। इनके उदाहरण समझो। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और वर्षा नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो क्या बोला मैंने? अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है। अगला, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इस तरह से इसमें होता है, शर्त रहती है, अगर वो शर्त पूरी नहीं होगी तो अगला आपका काम नहीं होगा। ठीक है। तो हिंदी में आपको अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको करना ही करना है। दो ही चीजें हैं हिंदी में देखो पढ़ने के लिए। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ दिन और लगेगी आपकी क्लास, वो पूरा हो जाएगा इससे। और दूसरी जो आपको लिस्ट मिलेगी वो आपकी खुद की नैतिकता है, खुद पर आपका कंट्रोल है कि आप कितने कंट्रोल के साथ उनको रेगुलर निरंतर पढ़ पाओगे, क्योंकि उसमें निरंतरता जरूरी है। अब 1000 जो शब्द पर्यायवाची हैं वो एक दिन में आप नहीं रट सकते, आपका कोई भी नहीं रट सकता। लेकिन अगर रेगुलर 10 दिन तक पढ़ोगे तो रट लोगे। उसमें निरंतरता, कम कम समय देके भी उनको कर सकते हो। कर लोगे तो हिंदी में अच्छे नंबर ले आओगे। नहीं तो फिर सबके आते हैं 100 नंबर, 90 नंबर आपके भी आ जाएंगे। फिर क्या होगा वो आप जानो। उसमें फिर संदेह है, संकेत है, शर्त है। ठीक है। शर्त यही है कि पढ़ोगे तो ही पास होगे, नहीं होगे तो नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। तो अब ये शर्त देख लो आप। हो गए यहां तक? उपवाक्य मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। एक चीज और है, पदबंध मैंने पहले भी बताया था, एक बार और सुन लो। पद मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर याद हो। जैसे कोई उदाहरण लिखा है, कोई भी उदाहरण, एक तो मैंने उदाहरण लिखे नहीं आज, सिर्फ बताए बताए हैं। ये लिखा है, जैसे मैं अगर यहां आपसे ये लिखूं पढ़, और आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो पढ़ या पढ़ना क्या है? वर्ण है, शब्द है, पद है, क्या है? पढ़ एक शब्द है कि नहीं है? है। अगर मैं यहां पूछूं कि यहां पढ़ क्या है, यहां पद है, यहां क्या है? पद। क्या मतलब अर्थ निकला इसका? जब शब्द स्वतंत्र है तो वो है ही, शब्द ही है। लेकिन जब किसी शब्द का प्रयोग किस में किया जाए? वाक्य में किया जाए, तो वहां उसको पद पढ़ा, मतलब वाक्य पद एक ही है। सॉरी, शब्द और पद एक ही है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब उसको क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। क्या कहा जाता है उसको? नहीं आया समझ में? पढ़ना, खाना, पीना, ये सब स्वतंत्र लिखे हैं तो ये शब्द शब्द हैं सभी। लेकिन जब मैं इनको किसी एक वाक्य में प्रयोग करूंगा तब यही शब्द क्या कहा जाएगा वहां पर?
पद कहा जाएगा। अब मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पदबंध। इसका मतलब ये होता है कि ये पदों का समूह, बंध मतलब होता है बंधना, पदबंध मतलब है कि जिसमें 2 3 4 पद हो सकते हैं और सब मिलके किसका काम करेंगे, एक इकाई का। जैसे उदाहरण मैंने आपको पहले बताए थे, लंकापति रावण। बताओ इसमें 2 पद हैं कि नहीं है, लंकापति अलग हो गया, रावण अलग, लेकिन मीनिंग आपको एक ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही इकाई है, लंकापति रावण एक इकाई के रूप में काम किया। वैसे ही दशरथ पुत्र राम, ये भी एक ही है कि नहीं है, बताओ, एक इकाई, एक ही इकाई है। तो जब कई पद मिलकर एक इकाई का काम करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। इसको याद रखना, नोट्स में आपका लिखा है, अगर आ जाए बाई चांस तो, क्योंकि ये वाक्य के अंदर ही होता है कि नहीं होता। लंकापति रावण ने राम से युद्ध किया, या बोले तो लंकापति रावण और दशरथ पुत्र राम के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तो लंकापति रावण पूरा एक पदबंध है, वैसे ही दशरथ पुत्र राम भी एक क्या है, पदबंध है। इनको याद रख लेना। यहां पर जो वाक्य वाली कहानी है वो क्या हो गई आपकी, खत्म हो गई। अब अपन क्या देखेंगे, वाक्य खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीजें हैं, अगर आपने सिलेबस देखा है उसमें 1 2 3 छोटी छोटी चीजें और लिखी हैं, उनको अपन देखते हैं। एक लिखा है विलोम, एक लिखी है पर्यायवाची, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और लिखी हैं, क्या, तत्सम तद्भव सब। तो आज की क्लास में अपन विलोम खत्म और पर्यायवाची कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आपका हिंदी में बचा क्या। जो बड़े स्तर पर देखें तो आपका एक बचा है रस, एक बचा है छंद, एक अब छंद में ही है वो दोहा छोटा सब, एक बची है आपकी बोलियां। ये 3 बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। और जो टॉपिक लिखे हैं जैसे तत्सम तद्भव, भाई तत्सम क्या होता है परिभाषा, तद्भव क्या होता है उसकी परिभाषा, अब उनकी है लिस्ट, तो वो आपको क्या करनी है, रटनी है। भाई मैं आपको एक एक पढ़ाने थोड़ी बैठूंगा कि अग्नि को आग कहते हैं, दुग्ध को दूध कहते हैं, अश्रु को आंसू कहते हैं। कौन सा स्कूल था बेटा तुम्हारा, सागर पब्लिक स्कूल, समझ रहा हूं मैं आ जाओ। क्या, बजट ज्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार का जो भविष्य है ना खतरे में नहीं है, वो ओवर जा रहा है, ठीक है। अपन पीएससी की तैयारी करना है, आप कब कहाँ क्या बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अभी तो तुम छोटे हो, 11th में हो, तुम्हें स्वतंत्रता है थोड़ी बहुत चलेगा, लेकिन एक समय के बाद ये स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, ठीक है। अरस्तु का एक वो है डायलॉग, डायलॉग तो नहीं बोलेंगे, उनका एक कोटेशन है, क्रोध को कब कहाँ कैसे किस पर कितनी मात्रा में प्रदर्शित करना है, अगर ये व्यक्ति जान लेता है वो व्यक्ति महान होता है, ठीक है। तो उसको क्रोध को भूल जाओ, क्या बोलोगे, किस समय क्या बात बोलनी है, ये व्यक्ति अगर जान जाए तो वो व्यक्ति महान होता है, ठीक है। आ जाओ, तो मैंने क्या क्या लिखे आपको, बड़े टॉपिक आपकी यही 3 हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या बचा है छोटे छोटे में देखो, विलोम, पर्यायवाची, एक लिखा है अनेक शब्द में एक शब्द, एक लिखा है तत्सम तद्भव, और क्या है बताओ, एक आपकी शब्द शक्ति लिखी एक आपका प्रशासनिक शब्दावली है, एक ट्रांसलेशन है, एक ट्रांसलेशन है, एक और मैं अगर बड़े टॉपिक में काउंट करूं तो वो ये पल्लवन, ये 5 नंबर में आएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं पल्लवन कितने माना है 5, लेकिन ये टॉपिक आपका किससे जुड़ा है, तो मैं बोलूं ये निबंध के टॉपिक से आपका जुड़ा हुआ है। एक लाइन देंगे आपको, उसको कितना लिखना है, 1.5 पेज में लिखना है विस्तारित करके।
अब यहाँ मेरा पढ़ाना ज़्यादा काम नहीं आएगा, मैं चीज़ें बताऊंगा कि पल्लवन कैसे किया जा सकता है, वो मैं आपको 10 मिनट में बता सकता हूँ, 15 मिनट में ख़त्म कर हो जाएगा। एक दो प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, ये 4 टॉपिक एक एक दिन के समझ लो, और ये जितने मैंने आपको टॉपिक लिखे ये पूरे एक दिन के हैं। तो अगली क्लास में अपने ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। आज ये दोनों तो अपन कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो टॉपिक हैं वो सब खत्म। बाकी कितने हैं, तो ये है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी हिंदी खत्म भी हो जाएगी। एक चीज और है, वो है आपकी ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन ही आपका कितने का आना है, ट्रांसलेशन और प्रशासनिक शब्दावली मिलके आपकी कितने नंबर की है, 40 की है। अब ये ट्रांसलेशन बताओ, मैं पढ़ा सकता हूँ क्या आपको, नहीं पढ़ा सकता। पढ़ना है कि टेंस पढ़ना है आपको, ये ट्रांसलेशन आपके नॉलेज का काम है कि भाई आपने आज तक क्या सीखा, हिंदी इंग्लिश आपको कितनी आती है। ठीक है, अब वहां सीधा एक लाइन लिखी आएगी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 21वीं या जितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो आपको इंग्लिश में करना है इसको। क्या करोगे, मिस्टर मिसेस, मिसेस होती हैं, जो भी लिखोगे तो वो उस तरह से आपको ट्रांसलेट करना। और ये मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, बस मैं आपको प्रशासनिक शब्दावली की परिभाषा बताऊंगा, लिस्ट दूंगा, उनको आपको रटना है। चलें अपन बातें ना करते हुए सीधे आते हैं किस पर, हाँ, निबंध इस पेपर से हटके है, छठा पेपर है, तो उसके बाद आएंगे अपन, हिंदी के बाद निबंध पर आएंगे। निबंध का अलग होता है 100 मार्क्स का, वो भी हिंदी में ही लिखना होता है, इंग्लिश में नहीं होता यहाँ। विलोम, चलें क्या होते हैं बताओ, विलोम की परिभाषा देखें तो, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, क्या कहलाते हैं, और बोलें तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बहुत छोटी, बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं होगी, बस इतना ही रटना है आपको। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषा ये लिखना है आपको पहले तो। दूसरा, आप इसके चाहो तो प्रकार, प्रकार मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले थोड़े से उदाहरण देख लो, फिर आपके प्रकार भी देखेंगे अपन। बताओ विलोम के उदाहरण, जल का, जल का अग्नि होता है, मत लिखना। दिन रात, हाँ, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे थे, बोले थोड़े, रात का दिन, अच्छे उदाहरण बताओ थोड़े से। लाभ हानि, ठीक है, सही है। क्या, पुण्य, जय पराजय, पुण्य पाप, लाभ हानि हो गए। अग्रज अनुज, निश्चय अनिश्चय, जन्म मृत्यु, और क्या हो जाएगा, दोस्त दुश्मन, और उत, अपना पराया, क्या करता है अपना पराया, सब अपना है। प्यार और ईर्ष्या, प्रेम ईर्ष्या करो उसको, प्यार मत करो। हो गया, चलें खत्म, समझ में आ गया सबको। अब आपके पास क्या है, तो लिस्ट है विलोम की, सबको रटना है। अब अपन एक और चीज, इससे क्या बची, क्या क्वेश्चन, भाई इतना ही छोटा टॉपिक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पर प्रकार और है वो और देखो। आज तक में से इसके प्रकार कभी पूछे नहीं गए, क्योंकि वो ऑथेंटिक प्रकार है ही नहीं एक तरह से, लेकिन कई बुकों में वो लिख दिए हैं, बांट दिए हैं उनके उदाहरण के आधार पर कि ये प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। बाकी ऐसे कोई ऑथेंटिक प्रकार नहीं है विलोम के। वो समझो क्या है, 4 प्रकार होते हैं विलोम के, जो एक हिंदी की बुक में दिए गए हैं, किसी राइटर की है। क्या क्या है, एक है स्वतंत्र शब्द से बने विलोम, अभी आप जब पढ़ोगे इजीली इनको समझ में आ जाएगा, स्वतंत्र शब्द से बने। दूसरे होते हैं उपसर्ग से बने, किससे बने हैं दूसरे, उपसर्ग से। तीसरे होते हैं लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा बने। और चौथे होते हैं, इनको 2 शब्द यूज किया जाता है, चाहो तो ऊनार्थक बोल दो या न्यूनार्थक, ये समझ में नहीं आएगा शायद आपको, ये शब्द ऊनार्थक लिखा है, ये ऊनार्थक द्वारा या ऊनार्थक शब्दों द्वारा बने। ऊनार्थक को न्यूनार्थक भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? शब्दों द्वारा बने। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे स्वतंत्र शब्द मतलब जो पहला शब्द है उसका दूसरा विलोम जो रहेगा बिल्कुल स्वतंत्र। जैसे अग्रज, अनुज, इसमें कोई वो नहीं है। बोले तो रात, दिन, दोनों स्वतंत्र शब्द हैं। अब उपसर्ग द्वारा कैसे? जैसे उत्तीर्ण। अब इसमें मैंने उपसर्ग लगाया कौन सा? अन। अन उपसर्ग होता है कि नहीं होता? उपसर्ग कौन कौन से? जैसे अन, आ, पा, बड़ा, ऐसे उपसर्ग हो सकते हैं। उत्तीर्ण का क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। जय का पराजय। तो पर भी एक वो है, उपसर्ग है। ठीक है। और बताओ आप इसके देखना चाहो तो अवरोध का अनवरोध। अवरोध का क्या होगा? अनवरोध। तो जो उपसर्ग लग के बने वो इसमें आएंगे। फिर एक और देख लो, स्वीकार का अस्वीकार। तो आ भी क्या होता है? एक उपसर्ग। जबकि इसमें कैसे आ रहे थे? स्वतंत्र। रात, दिन, अग्रज, अनुज, और भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है। दिवा रात्रि, वो दिन रात का ही होता है। लिंग परिवर्तन द्वारा बताओ, भाई बहन, माता पिता हो गए, पुत्र पुत्री, जेंडर चेंज किया एक दूसरे के अपोजिट। ऊनार्थक मतलब होता है कि अपने से छोटा बना देता है, छोटे। जैसे कटोरा, उसका छोटा रूप क्या होगा? कटोरी। लगते आपको वो क्या है? एक दूसरे के विलोम। लगे कि नहीं लगे? कटोरा, कटोरी। कटोरा मतलब बड़ा, कटोरी मतलब छोटी। तो ये होते हैं चार तरह के। बाकी ये मानक नहीं है, आज तक इनसे पूछा भी नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाए तब आपको चार तरह से बताना है। वो ये ना पूछेगा कि विलोम के प्रकार बता, हो सकता है वो ये पूछ सकता है विलोम किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो एक स्वतंत्र शब्द द्वारा बनाए जा सकते हैं, एक उपसर्ग द्वारा बनाए जा सकते हैं, एक लिंग परिवर्तन द्वारा, एक ऊनार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा। क्लियर है? यही इतना है विलोम में। यहां आपका क्या खत्म हो गया? विलोम। अगला जो आता है वो आपके आते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या आ गए? पर्यायवाची। पर्याय मतलब समझते हो? पर्याय मतलब होता है विकल्प। मैं सामान्य, हाँ बिल्कुल, सामान्य अर्थ मतलब ये होता है। पर्याय मतलब एक दूसरे का विकल्प। बोले तो जल का पर्याय क्या है? पानी। पानी है। अब पर्याय मतलब होता है, अगर परिभाषा इसकी पर्यायवाची की निकालो, तो जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं। क्या बोला मैंने? जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। परिभाषा है, रट लेना है। अच्छा, रट के ही हिंदी के साथ समस्या यही है, लोग ये सोचते हैं बन जाएंगे, अपन रटते नहीं। रट लेना, क्योंकि ऑथेंटिक एग्जैक्ट परिभाषा आपको लिखनी होती है एक डेढ़ लाइन में। जब आप रटोगे नहीं तो आपकी जो परिभाषा बनेगी तो सही सही भी बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। उदाहरण समझो, इसके उदाहरण क्या क्या है बताओ पर्यायवाची के? कोई भी? अच्छा, एक और चीज, जिसके भी पर्यायवाची आप रटोगे जितने, इसमें यह है कि 3 नंबर में पूछा जाता है, तो प्रत्येक शब्द के तीन तीन मिनिमम कितने पर्यायवाची रटना है आपको? 3। विलोम तो एक ही होता है, जैसे रात का दिन बस। लेकिन पर्यायवाची अगर रात का पढ़ो तो कितने? 3। रात का रात्रि, निशा, और क्या होता है? रजनी। अच्छा, रजनीचर जो होता है वो किसको बोलते हैं? रजनीचर। रजनी बोला जाता है रात को। रजनीचर मतलब रात में। अच्छा, रजनी बोला है, मैंने रजनीचर सुना है। अच्छा, आपने बोला होगा रजनी सर। रजनीचर जो होता है, हाँ रजनी सर बोला होगा, मैंने सुन लिया क्या उसको? रजनीचर। रजनी मतलब होती है रात, और चर मतलब चलने वाला। तो रजनीचर मतलब जो रात में चलते हैं वो कौन होते हैं? राक्षस। निशाचर बोलते हैं, निशाचर निशा में चलने वाले, रजनीचर भी बोल सकते हैं उसी को, रात में चलने वाला। राक्षस, दैत्य, पिशाच सब एक की कॉपी है।
पूछे गए हैं पीएससी में। अग्नि का आग, पावक, और अग्नि के बताओ, अनल। ज्वाला जो होती है वो लौ होती है आग की। आग, अग्नि, अनल, पावक हो गए। और लिखना हो तो हो गए। जल के बताओ, पानी, नी, हाँ जल के बताया आप लोगों ने। नीर, जल, पंकज कहाँ से हो गया पंकज भाई, नहीं होता पंकज। नीर, जल, हाँ पानी तो लिखा ही नहीं, पंकज नहीं होता जिसने अभी बताया। अच्छा याद रखना, कुछ चीजें आपको अगर अर्थ याद हैं तो ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, और जा मतलब होता है जन्मा। पंक, अच्छा इसमें समास भी पूछूंगा मैं आपसे अभी। पंकज में समास बताओ कौन सा है, कोई भी बता दे। पंक, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्मा, पंक में है जन्मा जो, अर्थात कौन जन्म लेता है पंक में, कमल। कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, पंक में जन्मा है जो, ठीक है, वो होता है पंकज। हो गया। और इसका अंबु भी होता है, अंबु भी बोलते हैं। तो अंबुज पूछे तो अंबु में जन्मा है जो, अंबुज, जल में जन्मे हुए को अंबुज बोला जाता है। बाकी जल को अंबु भी बोलते हैं। हो गया। ये पर्यायवाची हैं। अब सारे पर्यायवाची आपको रटने हैं। अब आता है पर्यायवाची के प्रकार। क्या आएंगे आपके, पर्यायवाची के प्रकार। तो जो पर्यायवाची होते हैं इनके प्रकार ऑथेंटिक है और पूछे भी गए हैं, तो आपको याद रखना है। एक होता है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा होता है अपूर्ण पर्यायवाची, तीसरा होता है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। क्या क्या कितने प्रकार हुए, तीन पर्यायवाची। कौन कौन से, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची और पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। देखो, पूर्ण पर्यायवाची का मतलब है ऐसे पर्यायवाची जो हर स्थिति में एक की जगह दूसरा प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में। मतलब बोले तो जिनके अर्थ में या जिनके प्रयोग को हटा भी, मतलब एक की जगह दूसरा प्रयोग कर लें तो अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आती, उनको बोलते हैं पूर्ण पर्यायवाची। जैसे मैं जल की जगह पानी यूज करूं तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन वो उसमें भी आ जाती है बड़े स्तर पर जब देखोगे। तो जो जल होता है वो पवित्र होता है, पानी में पवित्रता का एक मेल नहीं होता। होता है, मैं बताऊं ज्यादा स्पष्ट जब आप हो जाते हो, तो जो पंडित लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो कभी आपसे पानी नहीं मांगेंगे, जल मांगेंगे। मांगते हैं, उनका मतलब होता है कहने का कि जो पानी शब्द है वो पवित्र नहीं है। पवित्र कौन सा शब्द है, बाकी आप इसको यूज करो तो कोई समस्या नहीं है, पूर्ण के भांति ये माना जाएगा। जब ज्यादा गहराई में पहुंचोगे तो ये भी पूर्ण नहीं बचता। समझ में है क्या कहा मैंने, वो किस में आ जाएगा, वो अपूर्ण में आ जाएगा। एक कंडीशन में तो सही है लेकिन दूसरी में गलत हो जाता है। कुछ और जैसे, जैसे रात का निशा, रात्रि, ये आपका सदाबहार है, कोई गलत नहीं होगा। रात की जगह में रात्रि, मुझे रात विश्राम करना है, रात्रि विश्राम करना है, करो, कोई समस्या नहीं है। ये पूर्ण पर्यायवाची। बोले तो एक शब्द को हटा के अगर हम उसका दूसरा पर्यायवाची रखते हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, वहां पर कौन से होते हैं, पूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची क्या है, इसका उदाहरण देखो। जैसे आपने सुना होगा, अगर अपराध का कोई आपसे पर्यायवाची पूछे तो आप लिखोगे पाप, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। मतलब वर्तमान संदर्भ में इनमें क्या हो गया है, समय के साथ स्पष्टता ज्यादा हो गई है। कैसी स्पष्टता, समझो। अपराध जो होता है वो कानून का उल्लंघन होता है। किसका उल्लंघन,
अगर आप सरकार के नियम को तोड़ोगे तो आप अपराध करोगे, ना कि कभी कहती है सरकार, कोर्ट ने कभी ऐसा कहा कि आपने किसी की चैन लूटी और आपने पाप किया है, इस पाप का दंड ईश्वर आपको देगा। कोर्ट क्या बोलती है, आपने चैन लूटकर इस नियम के इस धारा के तहत अपराध किया है, वो होता है कानून का उल्लंघन, अपराध होता है। पाप क्या होता है, पाप नैतिकता का उल्लंघन होता है। किसका उल्लंघन होगा, जो नैतिकता है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, इन सब चीजों का अगर आप उल्लंघन करो तो क्या है, पाप है। जैसे आपसे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो बताओ ये अपराध होगा कि पाप होगा, अपराध है ये। किसी को भी छोड़ो, आपने एक पत्थर फेंक के एक बच्चे को मार दिया, अपराध है। वही पत्थर फेंक के आपने एक गाय को मार दिया, आपने पाप किया है। क्योंकि किसी कानून में हो सकता है उसके लिए सजा ना हो, लेकिन नैतिकता के खिलाफ है कि नहीं है। तो पाप जो होता है वो नैतिकता का उल्लंघन होता है। जैसे मैंने झूठ बोला, झूठ बोलना क्या है, ठीक है, मैं आपसे कल बोल दूं कि मैं बीमार हूं, आज आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, और मैं बीमार था नहीं, आप मुझे कोई सजा दोगे कि हाई कोर्ट जाओगे कि सर इस धारा के तहत आपने झूठ बोला, आपको 5 साल की सजा, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने पाप किया कि नहीं किया झूठ बोलकर, तो पाप मतलब होता है किसका उल्लंघन, ऐसे। और देखो, एक होता है युद्ध, एक होती है लड़ाई। आप दोनों लड़ने लगो तो ये युद्ध नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लड़ाई। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, ना कि आप क्या लिख दोगे, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में। लड़ाई जो होता है एक छोटा शब्द है, इसमें कोई रणनीति निहित नहीं होती। युद्ध जो होता है बड़े स्तर पर होता है और रणनीतिक रूप से होता है। युद्ध में हमेशा कौन सी क्या चीज जुड़ी रहेगी, रणनीति जुड़ी रहेगी। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से होता है। लड़ाई में कोई योजना नहीं होती, गुस्सा आया, दो व्यक्ति झूम गए, लड़ाई हो गई, उनके बीच युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी आप कर लेते हो, दोनों को यूज करते हो कि नहीं करते, पर्यायवाची लगते हमें है कि ये पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं होते। तो ये कौन से पर्यायवाची के प्रकार हैं, अपूर्ण। अब तीसरा, इसका पहले तो संधि विच्छेद करके बताओ मुझे, कौन सी संधि है, क्या है, जल्दी, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। पूर्णापूर्ण, दीर्घ संधि, कोई समस्या ही नहीं है उसमें, बताओ कोई समस्या है क्या, आपको बीच में ढूंढना है भाई, बीच में ही मिलती है तो यहां मिला, यहां क्या मिल गया भाई, बड़ा आ मिला। बड़ा आ में क्लियर है कि जब भी क्या टूटेगा इसका, तोड़ोगे तो पूर्ण प्लस अपूर्ण। अब आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आ रहा है, देखो एक अपन ने पढ़ा पूर्ण, एक अपन ने पढ़ा, और ये तो है दोनों ही, दोनों का मिक्स। कैसा मिक्स है समझो, इसमें ऐसे पर्यायवाची शब्द आते हैं जो एक कंडीशन में तो आपको लगेंगे कि पर्यायवाची हैं, मतलब एक वाक्य में जो पर्यायवाची होते हैं वो अगले ही संदर्भ में पर्यायवाची नहीं बचते। इसके उदाहरण बहुत सीमित है, उदाहरण समझो। जैसे आपने सुना होगा लटकाना, लटकाना, टांगना, सुनिए ये शब्द, बस ये दोनों के संदर्भ में ही समझो, लटकाना और टांगना। मैं आपसे बोलूं कि वहां पर कपड़े लटका आओ, और मैं आपसे बोलूं कि वहां कपड़े टांग आओ, दोनों ही सही हैं, है कि नहीं है बताओ। कपड़ों को टांग भी सकते हो और कपड़ों को लटका भी सकते हो। लेकिन मैंने आपसे बोला कि वो मुंह लटकाए बैठा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ वो मुंह टांगे बैठा है, नहीं बोल सकता। इसका मतलब यही है कि एक संदर्भ में ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं, बोले तो पूर्ण हो जाते हैं, और दूसरे संदर्भ में ही वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं बचते, तो अपूर्ण हो जाते हैं। समझ में आया, ये होते हैं पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। बताओ इतना क्लियर है, पर्यायवाचियों के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पूर्ण बोले तो एक दूसरे को प्रयोग करो, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आएगी। अपूर्ण मतलब कि हम उन्हें पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके अर्थ में जो है समय के साथ भिन्नता होती है। तीसरा जो है पूर्णापूर्ण, ऐसे पर्यायवाची शब्द जो एक संदर्भ में पर्यायवाची का काम करते हैं,
लेकिन दूसरे संदर्भ में पर्यायवाची नहीं बचते। जैसे मैंने बोला कपड़े टांग दो, कपड़े लटका दो, एक ही अर्थ है। कोई समस्या है क्या बोलने में? नहीं है। लेकिन वह मुंह लटकाया है और वह मुंह टांगे है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां आपका जो है वो पर्यायवाची शब्द खत्म है। ठीक है, एक चीज और है वो विलोम और, हाँ हाँ, ऊनार्थक मतलब होता है, ये लिखा है ऊनार्थक। उसके लिए मैंने आपको एक और शब्द क्या यूज किया है? न्यूनार्थक। इसको अगर तोड़ोगे तो क्या अर्थ निकलेगा? न्यून प्लस अर्थ थक, बोले तो जो शब्द लिखा है उसी का न्यून रूप बताएगा। जैसे मैंने इसके उदाहरण क्या बताया आपको? कटोरा, साथ में क्या दूसरा उसका विलोम क्या लिख दोगे आप? कटोरी। तो आपको समझ में आ रहा है, कटोरा बड़ा रूप है, कटोरी छोटा रूप है। तो न्यूनार्थक या यूनार्थक वही होते हैं जो उसी शब्द का छोटा रूप बता दें, वो न्यूनार्थक ऊनार्थक कहलाते हैं। कटोरा, कटोरी। ठीक है, कटोरा बड़ा, कटोरी छोटी, ये आपके विलोम के प्रकार थे। आज के लिए इतना ही। आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिए। आपको कल तक की पीडीएफ मिल गई ना? आज ग्रुप में मिल गई, आज की आपको मिल जाएगी आज। थैंक यू। पढ़ते जरूर रहना आप लोग इसको, तो ये आपके जहन में बना रहेगा। और कोई आपका प्रश्न हो तो बताएं। नहीं है? ठीक, थैंक यू।